बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 39वें हिस्से का आगाज़ करेंगे। इस वक्त हम इस किताब का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ़रार। आज हम किताब के सफ़ा नंबर 329 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। करवटें। उस रोज़ वो सारी रात करवटें बदलता रहा। सारी रात उसे नींद न आई। जब भी वो सोने लगता या जब भी उसकी आंख लगती तो गोया कोई उसे झंझोड़ कर जगा देता। उठो, वो करीब आ रहे हैं, एक दूसरे के करीब। वो चौंक कर उठ बैठता। उसके जहन की चादर पर फिर से तस्वीर मुतहर्रिक हो जाती। शहजाद बरहना हालत में खड़ी होती। उसका चेहरा ख्वाहिश की शिद्दत से भयानक हो रहा होता। इसका जिस्म गलाजत के कीड़े की तरह गंदगी की तरफ रेंगता। उसकी आंखों में उरियां शोले लपकते और वह शरीफ की तरफ बढ़ती जाती। एली के दिल में दर्द भरी टीसें उठती और वो बेताब होकर तड़पता। सारी रात वो पहलू बदलता रहा। सारी रात वो तड़पता रहा। रकाबत और तकलीफ़ का ये एहसास इसके लिए बिल्कुल नया था और बेहद तकलीफ़ दे। अगले रोज़ जब शहजादे से बुलाने आई तो एली ने खुश्क अंदाज में जवाब दिया, तुम जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा। लेकिन शहजाद ने असरार किया, मैं तो ज़रूर साथ लेकर जाऊंगी। कोई बात है? तुम्हारा क्या एतबार, बात करके मुकर जाओ। शहजाद ने इस बात पर इस कदर हंगामा मचाया कि हाजरा के असरार पर एली को जाना ही पड़ा। सीढ़ियों में जब वो अकेले थे तो शहजाद ने उसका बाजू पकड़ लिया और वो बोली, पारा बहुत चढ़ा हुआ है आज, मुझे हाथ ना लगाओ। एली ने उसका हाथ झटक कर कहा, क्यों, क्या है इस हाथ को? शहजाद बोली, इस हाथ से शरीफ के मुंह की राल की बू आती है। वो बेपरवाही से बोला, शरीफ के मुंह की राल? वो नफरत से कहने लगी, तुमने क्या समझा है मुझे? क्या हो तुम? एली ने पूछा। मैं हूँ, वह सीना तान कर बोली। और वो तुम्हारा खामंद है ना? एली ने जवाब दिया। होगा, वो बोली, पड़ा हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? रात भर महफिल गर्म रहती है, एली ने कहा। महफिल गर्म रहती है, वो बोली। वो बेचारा क्या महफिल गर्म करेगा? तो तुम करती होगी, एली ने कहा। कभी करूँगी ही ना, शहजाद ने आह भर कर कहा। देख एली, मेरी बात सुन। शहजाद ने इसे दोनों शानों से पकड़ कर कहा, किसी को मजाल नहीं है जो मुझे हाथ लगाए। तुम तो नाहक जलते हो, लेकिन वो तुम्हारा मालिक है, तुम्हें हाथ लगाने के लिए ही छुट्टी लेकर आया है, तुमसे मिलने के लिए, तुम्हारी आरजू के लिए। वो कहकहा मारकर हंसने लगी। चलो चलकर मालिक की शक्ल सूरत देख लो पहले, ये कहकर हंसती हुई वो कमरे में दाखिल हो गई। फंस गई तो फड़कन कैसा? मालूम होता है, शरीफ ने एली से मुखातिब होकर पूछा, अब तुम्हें भी मेरा ख्याल नहीं रहा, मुझसे मोहब्बत नहीं रही, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। हमारी किस्मत में तो इंतज़ार करना ही लिखा है। न जाने क्यों शरीफ ने नीची निगाहों से शहजाद की तरफ देखा, जो इस वक्त यूँ मशीन पर बैठी काम में मसरूफ़ हो चुकी थी, जैसे गिरदो पेश के मुतल्लिक कुछ खबर ही ना हो। ये भी बाहर जाकर ही हंसती है। शरीफ ने शहजाद की तरफ इशारा किया, हमारे साथ कोई भी नहीं हंसता। रोतों के साथ कौन हंसे? शहजाद बोली। सुन रहे हो एली, सच कह रही हूँ ना? ये भी ठीक है, शरीफ ने आह भर कर कहा। रोतों के साथ कौन हंसे? चलो ना हंसो, पर रोते को तसल्ली दो, उसके आंसू तो पूछो, इससे हमदर्दी तो करो। ना जी, शहजाद बोली, ये यतीम खाना नहीं है कि यहाँ हर वक्त रोतों को चुप कराते रहें। सुन लिया तुमने? शरीफ ने अली से कहा। यही खुश ना हो सकी तो किसको खुश कर सकता हूँ मैं? अपने अपने नसीब हैं भाई,
तुम पर उम्मीद बांधी थी, तुमने भी आना छोड़ दिया। सुबह से बैठा इंतज़ार कर रहा था कि कब एली आए। शायद तुम्हारा भी मेरे पास बैठने को जी नहीं चाहता। हाँ भाई, ठीक तो है, हरी कोंपलें सूखे पत्तों से कैसा लगाव रखें। हम तो अब सूखे पत्ते से भी बदतर हो चुके। उसने फिर से छत की तरफ देखना शुरू कर दिया और बातें करते हुए उसके मुंह से राल के तार लटकने लगे। शरीफ ने ठंडी आह भरी। कभी हम भी हरी कोंपल थे, कभी हम में भी जिंदगी थी, लेकिन ज़माने ने वफा ना की, मोहब्बत रास ना आई। लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि दो मोहब्बत करने वाले मिलें। ज़माने का रंग ही ऐसा है। लेकिन वो यकदम जलाल में आ गया। वो मोहब्बत को ज़िंदगी से खारिज नहीं कर सकते, सिर्फ मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। लोगों को मोहब्बत करने से बाज नहीं रख सकते। क्यों एली, ठीक है ना? शरीफ ने मुस्कुराकर एली से मुखातिब होते हुए कहा, तुम भी उनसे डरना नहीं, उनकी परवाह ना करना, अपने आप में जुर्रत पैदा करना। सच्चाई में जुर्रत होती है एली। ना, शहजाद बोली, इसका तो डर डर कर बुरा हाल हो रहा है। इससे दिलेरी की उम्मीद रखना लाहासिल है। शहजाद ने मानी खेज निगाह एली पर डाली। क्यों एली, ठीक कहती है ये, तुम डर जाओगे क्या? शरीफ ने पूछा। मैं एली घबरा गया। लो देख लो, शहजाद हंसी, ये तो इतनी सी बात पर घबरा जाता है। शरीफ ने शहजाद की बात को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन ये बताओ एली, क्या उसे तुम्हारी परवाह है? कैसी है वो? एली ने दोहराया और फिर पहली मर्तबा उसने जुर्रत से कहा, इतनी रंगीन है वो मानी खेज निगाहों से शहजाद की तरफ देखते हुए बोला, इतनी रंगीन है, इतनी शौक़ है, इतनी प्यारी है कि मैं क्या बताऊं। लेकिन एली ने घबराकर उसकी बात काटते हुए कहा। एली के लिए वो सिलसिला गुफ्तगू नाकाबिले बर्दाश्त और ख़तरनाक होता जा रहा था। वो महसूस करने लगा था कि वो बराह रास्त मोहब्बत की बातें कर रहे थे, अहदो पेमा कर रहे थे, और वो पर्दा जिसके तले उन्होंने अपने जज्बात को छुपाया हुआ था, हर साथ बारीकतर हुआ जा रहा था। लेकिन बात काटने के बाद वो घबरा गया। उसे समझ में ना आता था कि क्या कहे। फिर घबराहट में उसके मुंह से निकल गया, लेकिन मुझ में कौन सी खूबी है कि वो मुझसे वफा करे, मेरी शक्ल सूरत मुलाहिजा हो। शहजाद हंस पड़ी। सभी औरतें बेवकूफ़ होती हैं, वो बोली। वो शक्ल सूरत नहीं जानती, खूबियाँ नहीं तलाश करती, समझ लो फंस जाती हैं, और बस फंस गई तो फड़कन कैसा। वो हंसी और फिर बोली, और फंस जाए एक बार तो फिर बाहर निकलना पसंद नहीं करती। औरतों का क्या है? शहजाद ने आह भर कर कहा। डट जाएं तो दुनिया का मुकाबला करने पर आमादा हो जाती हैं, पहाड़ों को चीर देती हैं, और आजिज़ होने लगें तो नाली के किनारे बैठकर रो देती हैं। बड़ी सियानी हो गई हो तुम। शरीफ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। एली के लिए इस मौजू पर बातें करना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया। उसका पैमाना सब्र लबरेज हो चुका था। शहजाद की हर बात, हर हरकत वाज़ह तौर पर एली के लिए मखसूस हो चुकी थी। इस कदर इशारात वाज़ह हो चुके थे। एली घबराकर उठ बैठा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, वो बोला। मुझे अर्जुमंद की तरफ जाना है। वो आज वापस जा रहा है, उसकी छुट्टी ख़त्म हो चुकी है। उसे मिलकर वापस आऊँगा। कब आओगे? शरीफ ने पूछा। और अगर ना आए? शहजाद बोली, तो हम खाना नहीं खाएंगे, सुना तुमने? सीढ़ियाँ उतरते हुए अली सोचने लगा कि कहाँ जाए। अर्जुमंद ने वाकई उस रोज़ अलीपुर से जाना था और उसने अली से ताकीद की थी कि इसे मिले, लेकिन इस वक्त उसके दिल में अजीब व गरीब जज्बात छलक रहे थे। शहजाद की एक एक बात जो उसने अशारतन इससे की थी, इसके दिल में तूफ़ान बनकर खोल रही थी। दिल भरा हुआ था। जी चाहता था कि किसी वीराने में जाकर रो दे, किसी खेत में औंधे मुंह पड़कर चीखें मारे, हत्ता कि शाम हो जाए और फिर रात के अंधेरे में चुपके से चारपाई पर पड़कर शहजाद के तसव्वुर में अपना आप खो दे। उसे वाकई शहजाद से मोहब्बत हो चुकी थी। वो सिलसिला जो महज एक तफरीही हरकत से शुरू हुआ था, एक अजीम जज्बे में तब्दील हो चुका था। या तो अपने इस खुद साख्ता एतबार को जज्बात की भट्टी में डालकर एली ने इसे इस कदर आग दिखाई थी कि वो वाकई कुंदन बन चुका था, और या शहजाद की रंगीनी ने उसके किरदार की अजमत में शामिल होकर शहजाद की कशिश को हज़ारों गुना बढ़ा दिया था
اور اب وہ सच्चे दिल से उससे मोहब्बत करने लगा था। बहरहाल हकीकत चाहे कुछ भी हो, उसके दिल में शहजाद के लिए जज्बात का एक समुंदर खोल रहा था। बुझता दीप। जब वो अर्जुमंद की गली में पहुंचा तो अर्जुमंद सूटकेस हाथ में उठाए बाहर निकल रहा था और उसकी माँ उसके करीब खड़ी आंसू पूछ रही थी। आ गए तुम? अर्जुमंद इसे देखकर बोला, चलो आ तो गए। वो हसरत आलूद मुस्कुराहट से बोला, इतना करम किया कम है, ना आते तो अपन क्या कर लेते, तुम्हारा क्यों माँ। फिर से खांसी का दौरा पड़ गया और वह दीवार से सहारा लेकर खांसने लगा। आखिर तुम जाते ही क्यों हो? अर्जुमंद की माँ ने रोते हुए कहा, छुट्टी नहीं मिलती तो छोड़ दो नौकरी को। हे जान है तो जहान है, जान ही ना हुई तो नौकरी को क्या करना है। वाह माँ, अर्जुमंद ने कहा, मामूली खांसी से अपन घबराने वाले नहीं। और फिर माँ तेरे बेटे हैं हम, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें हमारा कुछ बिगाड़ न सकी। यह तो मामूली खांसी है, तुम तो खामखा घबराती हो। घबराती नहीं मैं, माँ बोली, मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मुझे नज़र आ रहा है। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुमंद ने बढ़कर उसको आगोश में ले लिया और यूं थपकने और प्यार करने लगा जैसे वो छोटी सी बच्ची हो। देखो माँ, मैं तरक्की करते करते पता है क्या बनूंगा, फैक्ट्री का मैनेजर बनूंगा। मालूम है उसकी तनख्वाह क्या होती है? 1500 यानी 1500। एतबार ना हो तो ये देख लो मेरा हाथ। उसने अपना दायां हाथ ज़बरदस्ती माँ के हाथ में दे दिया। ये देखो, ये उम्र की लकीर है और ये, और कर लो हिसाब, यहाँ तक हुए 40 वर्ष, यहाँ 55 ख़त्म हुए और ये इसी से ऊपर का हिस्सा है, पता नहीं 90 तक जीवें या 125 तक। और ये देखो, ये सितारा जो बना है ना, ये वाला, इसका मतलब है बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा ओहदा, यानी फैक्ट्री का मैनेजर, और समझ लो 50 के लगभग मिलेगा ये ओहदा। और तुम माँ, तुम अभी से अपन के 3 पार्ट का फिक्र करती हो, भाई हद हो गई। माँ से जुदा होकर उसने माथे से पसीना पूंछा और हसरत ज़दा निगाह से अली की तरफ देखा, फिर अली की तरफ देखा, यूं चौंका जैसे इसकी मौजूदगी को भूल चुका हो। कहने लगा, यार क्या करूं, अपन तो मरने वरने से डरते नहीं भाई, आखिर होगा वो कहाँ है ना उस्ताद ने, पुलाव खाएंगे, अहबाब, फातिहा होगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। और जहाँ तक अपन का ख्याल है, अम्मा यहाँ से उड़ा या वहाँ से वहाँ जा बैठा, यहाँ कप कैप हैं और हिकोरी डिकोरी हैं, और वहाँ हूरें होंगी। यहाँ एंकर अंडी पर मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ मेहनत किए बगैर सब मिलता है। अपन के ऐसे नसीब कहाँ कि अभी से हूरों की दुनिया का पासपोर्ट मिल जाए। अपन कहाँ मरते हैं मियाँ, मगर अम्मा को जो अपन की मौत का फ़िक्र लगा है, कहीं इस गम से मर ना जाएं। हम वैसे खांसी तो अपन का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन यार, वो कुछ वक्फे के बाद बोला, एक बात का अफसोस रह जाएगा। किस बात का? एली ने पूछा। ये मलाल रह जाएगा कि तुमने वहाँ फैक्ट्री में आकर अपनी शहनशाही न देखी। गांव की गोरियां जब हाथ जोड़कर अपने हजूर में कोरंश बिजा लाने के लिए आती हैं, मक्खी उड़ाने के बहाने सलाम होते हैं, घड़ा उठाने के बहाने कोरंश बिजा लाती हैं, खेल के बहाने चहलें पेश की जाती हैं और माँ बदौलत मुलाहिज़ा फरमाते हैं और धनीबा देते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? उसने आ भरी। तुमने अगर ये नज़ारे अपनी आंखों से ना देखे तो बेकार है, बस यही एक मलाल रह जाएगा। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। मलाल ले जाऊंगा, क्या मतलब? एली ने पूछा। अर्जुमंद ने दफतन पेंतरा बदला। साफ तो है, वो बोला, माँ बदौलत इस वक्त जा रहे हैं और ये मलाल लिए जा रहे हैं, मगर यार तुम कैसे आ सकते हो वहाँ, तुम तो खुद मसरूफ़ हो। पर दोस्त क्या हाथ मारा है, वाह वाह, क्या चीज़ पाई है तुमने, आखिर हमारे शागिर्द होना बेटा, उफ क्या चीज़ है, क्या चाल है, क्या अंदाज़ है, क्या बात है। जवाब नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ियों के दांत खट्टे कर दिए तुमने, आखिर आप उनके बालक हो ना। लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? एली ने तजाहल आरफाना से पूछा। हम कुछ नहीं कह रहे बेटा, उसने अपने अंदाज में कहा, हम तुम्हें धन्यवाद दे रहे हैं, तुमने अपने गुरु की लाज रख ली है, मगर पुत्र सिर्फ एक बात का खटका है, सितारों से खेलोगे तो खिलाड़ी रहोगे, और अगर सूरज को पा लेने की कोशिश करोगे तो पर जल जाएंगे और फिर उड़ने की शक्ति न रहेगी। अपने गुरु के इस कौल को याद रखो।
पुत्र खिलाड़ी बनो, परवाना नहीं, अपने पर न जलाओ। वरना क्या? अर्जुमंद को यक्के में बिठाने के बाद अली सोचने लगा, अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। इसका जी नहीं चाहता था कि शरीफ और शहजाद की तरफ जाए। फ़रद के पास जाना भी इसे पसंद न था। फ़रद की मोहब्बत भरी बातों में तंज का अंसर शामिल होता था और वह बात बात पर शहजाद का ताना देती थी। रज़ा या सफदर के पास जाना बेकार था। वो भी गुफ्तगू की इब्तिदा शहजाद से ही करते थे। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में इसे रज़ा मिला। अली, रज़ा ने इसे ललकारा, देख मेरी तरफ, जब तक मेरा दम में दम है तू चाहे किसी से मोहब्बत लगा और अगर कोई तेरी तरफ नज़र भर कर देखे तो बस मुझे बता देना, समझे। वो पागल लंबा, वही तेरा दोस्त जिसे अभी यक्के में बिठाया है, अगर इसने कोई गड़बड़ की तो इस हॉकी से इसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। उसने अपनी लंगड़ी टांग को यूं हिलाया जैसे वो हॉकी स्टिक हो, समझे। लेकिन यार, वो इसके करीब होकर बोला, एक बार हमारे सामने तस्लीम तो कर ले कि तू इससे प्यार करता है। बड़ी ऊंची जगह हाथ मारा है दोस्त, अपने को तो इन बातों में दिलचस्पी नहीं, मगर तूने बड़ों बड़ों के दांत खट्टे कर दिए। खुदा की कसम, जी चाहता है तुझे झंडा बनाकर लहराता फिरूं। हाँ तो फिर कैसे राम कर लिया तूने इसे, और सिर्फ इसे ही नहीं, साथ ही इसके मालिक को भी पिछाड़ दिया है। साला बोल नहीं सकता, बोल बोल बोल, बता दे। अच्छा यार, नहीं बताता तो ना सही, रज़ा ने अली को खामोश खड़े देखकर कहा। फिर भी हम तेरे साथ हैं, हाँ, ये कहकर वो आगे चल पड़ा। अली का जी चाहता था कि मुड़कर इस हॉकी वाले को पकड़ ले और इसके सामने रोकर सारा हाल कह दे। इसका जी चाहता था कि दिल की बात चीख चीख कर लोगों को सुनाए और इस तरह दिल का बोझ हल्का कर ले, मगर जब भी वो बात कह देने का इरादा करता तो छन से शहजाद इसके सामने आ खड़ी होती। दो नाउसी आंखें डोलती, इसके होंठ अजीब सा खम खाकर कुछ कहते और वो मुस्कुराती। नहीं नहीं, अली चिल्लाता, मैं किसी से ना कहूँगा, मैं तुमसे बेवफाई न करूँगा, मैं तुम्हारा राज फाश नहीं करूँगा। और अली के दिल का बोझ और भी बढ़ जाता। एक ना एक रोज़ तुम ज़रूर बताओगे। शहजाद आंसू भरी आंखों से इसकी तरफ देखती। तुम अपने दोस्तों से बात किए बगैर नहीं रह सकोगे। अच्छा, तुम्हारी खुशी, मेरी बदनामी में ही तुम खुश हो तो ऐसा ही सही। शहजाद की एक कैफियत देखकर वो भागता, इस हॉकी वाले से दूर, बाजार वालों से दूर और दूर, कहीं वो किसी से कह ना दे, कहीं इसके दिल की बात ज़बान पर ना आ जाए। जब वो शहजाद के पास पहुंचा तो वो मुस्कुरा रही थी, ऐन इसी तरह जिस तरह बाजार में वो छन से इसके सामने आकर मुस्कुराने लगी थी। वो कहाँ है? अली ने पूछा। शहजाद ने मुंह बनाया और ऊपर की तरफ इशारा किया। कहाँ भाग गए थे तुम? वो बोली। कहाँ जाऊँगा, जा सकता हूँ क्या? वह सरेनो मुस्कुराने लगी। भाग जाओ, वो हंसते हुए चिल्लाई। दूर, बहुत दूर, वरना? वरना क्या? अली ने पूछा। वरना? शहजाद ने अपने सडूल बाजू उसकी तरफ बढ़ाकर इसे थाम लिया। वरना तुम पकड़े जाओगे, कैद कर लिए जाओगे। इसके बाल उड़कर अली के मुंह पर आ पड़े। दम रुक गया। बस, वो ताली पेट कर बोली। बात करने से भी गए, बोलो, बोलते नहीं। अली की आंखें गोया उबलने लगीं। उसने शहजाद को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, मगर वो बाजू छुड़ा कर भाग गई। वो इसे दीवाना वार पीछे भागते हुए देखकर बोली, वो ऊपर हैं, अगर। फिर मग पर खड़ी होकर राबिया से बातें करने में यूं मशगूल हो गई जैसे आन की आन में अली के वजूद को कतई तौर पर भूल चुकी हो, जैसे एहसास ही ना हो कि करीब ही अली अंगड़ाइयाँ ले लेकर अपनी हड्डियाँ तोड़ रहा है। आंखें सुर्ख होकर उबली जा रही हैं। अभी वो खड़ा सोच ही रहा था कि शरीफ के पास जाए या ना जाए कि महल्ले की एक बूढ़ी औरत नीचे शोर मचाती हुई बोली, नई या पुरानी? ए हे हाजरा, कहाँ गई? मैं कहती हूँ राबिया, शहजाद तुम कहाँ हो? दफतन मग से इसकी निगाह अली पर पड़ी। इसे देखकर वो फिर चिल्लाने लगी, ए तू यहाँ खड़ा है अली? लड़के जाकर अपने बाप को ला। तू उसे स्टेशन पर मिलने नहीं गया? सुना है अली अहमद आया है। अली इसकी बात सुनकर भौंचक्का रह गया। न जाने वो बुढ़िया क्या कह रही थी। शायद वो अली अहमद को कतई तौर पर भूल चुका था। मैंने कहा, माँ बात तो सुन। वो शोर मचाता हुआ उसके पीछे भागा, मगर वो तो अंधी की तरह चिल्लाती हुई जा रही थी। अभी अभी स्टेशन से आया है, कहता है मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ, अब की मर्तबा एक और साथ है। कौन आया है माँ बरकते? जानू खिड़की से चिल्लाने लगी। हे अपना अली अहमद आया है। साथ कौन है? जानू ने पूछा। कहते हैं अब की बार कोई नई नवेली साथ है।
बरकते ने शोर मचाया। ए बहन, माई हाजा दौड़ी दौड़ी छत्ती गली से बाहर निकली। इसके साथ हमेशा कोई ना कोई होती है बहन, नई हो या पुरानी, तमीज़ नहीं, बस साथ हो। नहीं। बीबी फाता खिड़की से सर निकाल कर बोली, न जाने कहाँ से गली सड़ी हुई उठा लाया है। इसे आज तक मालूम नहीं हुआ नई क्या होती है और पुरानी क्या। हे अपनी तरफ से तो नहीं ही लाता है, पर क्या करे, नसीब ही में पुरानी लिखी हैं। माई हाजा बोली। पर बहन, बरकते ने कहा, हमाद कहता है आपके तो हद ही कर दिया अली अहमद ने। क्या किया माँ बरकते, बात भी तो करना माँ, वो तो हर मर्तबा ही हद करता है। चारों तरफ शोर मच गया। पर लड़की क्या बताऊँ मैं, माँ बरकते ने हाथ मल कर कहा, अब की मर्तबा जिसे लाया है इसकी गोद में बच्चा है। हाँ बच्चा, लो कर लो बात। हैं बच्चा, क्या कहा माँ, बच्चा गोद में है? चारों तरफ से कह कहे बुलंद हुए। चलो ये भी अच्छा हुआ, आज तक बच्चे वाली ना आई थी। अभी तो देखो बहन, वो कश्मीर का सेब 1 साल तक न चल सका, तो ये बेचारी कब तक चलेगी। मैंने कहा माँ बरकते। शहजाद खिड़की में आकर चीखने लगी, क्या वाकई बच्चे वाली लाया है अली अहमद, या मजाक कर रही हो? लो, मैं क्या तुमसे मजाक करूँगी, माँ बरकते बोली। हे हमाद ने बताया है। ए लो, बीबी नथो बोली, काफिला तो आ भी पहुँचा। उसने कच्ची हवेली की तरफ देखते हुए कहा, ले अब अपनी आंखों से देख ले लड़की। माँ हाजा शहजाद से कहने लगी, सांझ को क्या आंच, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाजा ने अभी बात ख़त्म न की थी कि अली अहमद सीना ताने चौगान में दाखिल हुए। अली अहमद मुबारक हो, एक बोली। मैंने कहा, बाकी काफिला कहाँ है तेरा? ये छुट्टी पर आया है क्या? अच्छा किया जो आ गया, तेरे बगैर यहाँ रौनक नहीं होती। ये अली अहमद, अब की बार सुना है नहीं लाया है तू? अली अहमद चौगान में हीरो की तरह खड़े मुस्कुरा रहे थे, जैसे हीरोइन को देव के जंगल से छुड़ा कर लाए हों। लो माँ, वो बोले, कौन कहता है नहीं है? माँ हम तो पुरानी के पुजारी हैं, वो कहते हैं ना, नई नू दिन पुरानी 100 दिन, और अगर अकेला आता तो स्वागत के लिए तुम सब यहाँ ना होती, किसी को पता भी न चलता कि मैं आया हूँ। एहे लड़के, हाजा माई बोली, तू क्या हमें पता देने के लिए लाता है तू? और तो क्या अपने लिए लाता हूँ, वो कहका मार कर बोले। तुम भी कितनी भोली हो बीबी नथो, अपना शौक़ तो मुद्दत से ख़त्म हो चुका, अब तो मोहल्ले की नफरी बढ़ाने के लिए ले आता हूँ। जब ही अब के बच्चे वाली लाया है, जानू खिड़की से चीखने लगी। और क्या जानू, अली अहमद हंसते, तू तो आप सियानी है। पर अली अहमद, माई हाजा कहने लगी, तुझे कोई लड़की नहीं मिलती क्या? लड़की? अली अहमद हंसे, लड़की को क्या करना है माई हाजा, काम की वो होती है जो तजुर्बाकार हो। पर अली अहमद, नथु बीबी ने हंसते हुए कहा, काम की तो तू लाया नहीं कभी, कबाड़ खाना ही इकट्ठा कर रखा है। ले माँ बरकते, ईमान से कहना, देखने में है कोई काम की? लो सुन लो बीबी की बात। अली अहमद हंसे, मैं क्या देखने के लिए लाता हूँ बीबी, मैं क्या बच्चा हूँ कि देख कर रिझ जाऊँ? वो दिन गए बीबी, और हाथी दांत लाने का फ़ायदा, तुम्हारी आंखें चकाचौंध हो जाएं तो अपना क्या फ़ायदा हुआ इसमें? क्यों बीबी? वो चौगान में खड़े होकर हीरो की तरह हंसने लगे। हाय अली अहमद, एक ने होंठों पर उंगली रखकर कहा। तौबा है अली अहमद, दूसरी हंसते हुए चिल्लाई। कुछ शर्म की बात करते हुए तीसरी कहका मारकर बोली। चौगान के कहकों से गूंजने लगा और अली अहमद फातेह की हैसियत से घर की तरफ चल पड़े, जैसे स्टेज पर एक खूबसूरत जुमला कहकर एक्टर बाहर निकल जाता है और तमाशाई तालियां पीटते रह जाते हैं। अली अहमद के पीछे पीछे वही पुरानी राजो नया बुरका लिए आ रही थी। गोद में 2 साल का बच्चा था और वो यूं चल रही थी जैसे मुश्किल से अपने आप को घसीट रही हो। हे माँ बरकते बोली, हमसे भी पर्दा है क्या? लड़की बुरका तो उठा ले। माँ हमी से तो पर्दा है, नथो बीबी ने कहा। ये नया ज़माना है, अपनों से पर्दा, गैरों से तुम जानती ही हो माँ। जानू बोली, ए बीबी डरती है कहीं नज़र ना लग जाए हमारी। इसके पीछे पीछे तांगे वाले के हाथ में सामान था और आखिर में शमीम एक लड़की उठाए और दूसरी को उंगली लगाए आ रही थी। शमीम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था, भवें तनी हुई थीं और आंख का फ़र्क बेहद नुमायाँ हो रहा था। उसने मोहल्ले वालियों को देखते ही पीटना शुरू कर दिया। ए माँ बरकते, देख ले मेरे तो नसीब ही फूट गए। मेरी तरफ क्या देख रही हो? मैं तो दलाला बनकर रह गई हूँ अपने ही घर में। तुम क्यों दलाला बनो? तुम तो अल्लाह के फजलो करम से शहरों से ब्याही हुई हो
اور ان فصلی بٹیروں کا کیا ہے؟ یہ تو آتی جاتی رہتی ہیں۔ نہ ماں، یہ نہ کہو، اس کھیت میں تو خالی فصلی بٹیرے ہی پلتے ہیں۔ شمیم بولی، یہاں تو آنے جانے والیاں ہی چلتی ہیں، تم اس گھر کو کیا جانو؟ غم نہ کرو، بی بی نتھو نے کہا، یہ دور بھی گزر جائے گا۔ یہ چاہے گزر جائے، اپنا دور نہیں آئے گا یہاں۔ ہاں، وہ بولی، لکھ لو میری بات، یہاں تو سوکھنے ہی آئیں گی، اپنے نصیب میں سکھ نہیں۔ اب تو ایلی پر بھی سوکن آ گئی۔ شہزاد اپنی کھڑکی سے چلائی۔ ایلی پر کیوں سوکن آنے لگی؟ ماں برکتے نے کہا، اب تو ایک ننا ایلی آ گیا۔ وہ ہنسی۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ بی بی نتھو نے کہا، نہ بہن، ایلی ایلی ہی ہے، جو مرتبہ ایلی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ میں تو سچ کہوں گی، نہ جانے ایلی جوان ہو کر کیا گل کھلائے گا۔ برکتے نے کہا، آخر بیٹا کس کا ہے؟ آجاں بولی، وہ کہتے ہیں نا، نتھو چلائی، ہو نہار بروا کے چکنے چکنے پات۔ ابھی تو لڑکے نے ابتدا ہی کی ہے۔ کیوں شہزاد، ٹھیک کہتی ہو نا میں؟ نتھو نے اسے تانا دیا۔ تو جو کہتی ہے بی بی تو ٹھیک ہی کہتی ہوگی، شہزاد بولی، تجھ سے بڑھ کر تجربہ کسے ہے ان باتوں کا؟ یہ سن کر چوگان میں کہا گونجا۔ تو نہ اس سے نپٹ سکے گی، ماں ہاجا نے کہا۔ مائی برکتیں کہنے لگی، نہ مائی، اس سے کون نپٹے، ایسی تیز کہ کینچی کی طرح چلتی ہے۔ پر ماں، ایک نے مدھم آواز سے سرگوشی کی، بری نہیں، محبت سے ملتی ہے، خاطر توجہ کرتی ہے، بیچاری بڑی اچھی ہے، بس صرف یہی اللہ ہمارا ایک شوق ہے۔ ماں ہاجا قریب تر ہو گئی۔ ہوگا، شاید تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ محلے والے بھی تو جینے نہیں دیتے۔ بی بی نے کہا، مجھے کیوں دیتے ہیں جینے؟ تو اپنی بات چھوڑ بی بی نتھو، اور وہ ایک دوسرے کے قریب تر ہو گئی۔ ہے ہمت۔ محلے والیوں کی باتیں سن کر ایلی کو غصہ آ رہا تھا۔ وہ شہزاد کے خلاف بات کرنے سے بھی نہ چوکتی تھی۔ حالانکہ شہزاد کے تعلقات محلے والیوں سے بے حد اچھے تھے، وہ ان کی عزت کیا کرتی تھی اور اب سب کی حد سے زیادہ خاطروں میں دارت کیا کرتی۔ کسی نہ کسی بہانے وہ انہیں گھر بلا لیتی، جھوٹ موٹ مشورہ لینے کے لیے، یا کوئی دوا دارو پوچھنے کے لیے، یا کوئی اور بات نہ سوچتی تو کہتی، ماں چل تو ذرا مجھے بتا کہ میٹھی سوئیاں کیسے پکاتے ہیں۔ ہائے، مجھ سے تو ہر بار خراب ہو جاتی ہیں۔ اصل میں مجھے یہ نہیں معلوم کہ میٹھا کتنا ہونا چاہیے اور سوئیاں کتنی۔ گھر لے جا کر وہ جانو سے کہتی، لے جانو ذرا لا تو ایک پلیٹ ماں کے لیے، اور پھر ماں سے مخاطب ہو کر کہتی، دیکھ تو کھا کے اسے معلوم ہو کہ کیا خرابی ہے، نہ جانے کیا نقص رہ جاتا ہے۔ حالانکہ شہزاد پکانے میں بے حد ماہر تھی، اور پکانے کے معاملے میں محلے والیاں تو بالکل جاہل تھیں۔ جب میاں ہی کھانے کے شوقین نہ ہوں تو بیویاں بھلا کیسے اچھا پکا سکتی ہیں؟ لیکن اس کے باوجود شہزاد نے کبھی اپنی چیز کی تعریف نہ کی تھی۔ علی نے محسوس کیا کہ شہزاد کی بڑھتی ہوئی بدنامی کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ اس کے شہزاد کے ہاں رہنے کی وجہ سے سب اس سے بدظن ہو چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزاد کا رنگ انوکھا تھا، اس میں عجیب سا بانک پن تھا، ایک شوخی تھی، رنگینی تھی، اس لیے وہ محلے میں آتے ہی محلے والیوں کی نگاہ پر چڑھ گئی تھی۔ لیکن اس کی اس خصوصیت نے بدظنی کی فضا پیدا کی تھی، بدنامی کی نہیں، اور اب ایلی کی وجہ سے وہ بدنام ہوئی جا رہی تھی۔ اس خیال سے ایلی نے محسوس کیا کہ وہ مجرم ہے، اور اپنے جرم کی شدت کو کم کرنے کے لیے چپ چاپ اوپر چوبارے کی طرف چل پڑا۔ آ گئے تم؟ شریف اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہم تو کب سے انتظار کر رہے تھے۔ نیچے کھڑے علی احمد کو کوئی نہیں پوچھتا، محلے میں یہ جتنے جلوس چاہے نکالے، جسے چاہے لے آئے، جائز ہو یا ناجائز۔ شریف نے آ بھری، ہمیں تو ظالموں نے کچھ بھی نہ کرنے دیا، جس میں جرت ہو اسے کوئی نہیں پوچھتا، شہزاد بولی، اور اس نے ایک جرت مندانہ نگاہ ایلی پر ڈالی۔ کیوں ایلی؟ وہ بولی، ٹھیک ہے نا، مجھے کیا معلوم؟ ایلی نے جواب دیا، تو پھر تمہارا حشر بھی ایسے ہی ہوگا جیسا ان کا ہوا۔ شہزاد نے شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، سچ کہتی ہو تم؟ شریف نے آہ بھری، دراصل وہی ڈرتے ہیں جن کی محبت سچی اور پکیزہ ہو۔ سچی اور پکیزہ، شہزاد نے کہا، بزدلی کو سچائی کے پردے میں چھپایا نہیں جا سکتا۔ اب یہ نئی کون ہے؟ جیسے علی احمد نے تو اپنے گھر کباڑی کی دکان کھولی ہوئی ہے، نئی کہاں سے لائے گا؟ وہ کشمیر والی نہیں لایا تھا، بالکل بیکار، پھولی ہوئی روٹی کی طرح، 2 دن میں پچک کر رہ گئی۔ میرے خیال میں، ایلی بولا، وہی رات جو ہے دولت پور والی، دولت پور میں سے پٹاخہ کہتے تھے۔ پٹاخہ؟ شہزاد ہنسی، چلا ہوا نا۔ کون ہے وہ؟ شریف نے پوچھا۔ نام ہی سے پتہ چل رہا ہے، پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ شہزاد نے کہا، تمہاری نگاہ میں تو کوئی جچتی ہی نہیں۔ شریف مسکرا کر بولا، سوائے اپنے۔ اس نے اپنی نگاہیں چونک کر شہزاد پر گاڑ دیں۔ جھوٹ ہے کیا؟ وہ کہا مار کر بولی،
میری برابری کون کر سکتا ہے؟ اور پھر اس محلے میں جہاں سب کاٹ کباڑ بھرا ہے۔ کیوں ایلی، کیا یہ جھوٹ ہے؟ وہ ایلی کی طرف دیکھ کر شرارت سے مسکرائی۔ کھانا کھا کر ایلی علی احمد سے ملنے کے بہانے وہاں سے چلا آیا۔ نہ جانے کیوں شریف کی موجودگی میں وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، حالانکہ شریف کی موجودگی میں شہزاد کا التفات نمایاں ہو جاتا تھا۔ وہ ہر بات پر کوئی نہ کوئی اشارہ کرتی، کبھی ہاتھ بڑھا دیتی جیسے کہہ رہی ہو اگر ہمت ہے تو اسے پکڑ لو، کبھی اپنا بلوری پاؤں ننگا کر کے دکھاتی، اور کبھی یوں بازو پھیلا دیتی جیسے اسے آغوش میں لینے کے لیے بےتاب ہے۔ شاید انہی اشارات کی وجہ سے اس کے صبر کا پیمانہ چھلک جاتا اور وہ وہاں سے اٹھ کر چلے جانے پر مجبور ہو جاتا۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ شریف کی موجودگی میں بار بار محسوس کرتا تھا کہ وہ مل کر اسے دھوکہ دے رہے تھے، اور احساس جرم اس قدر شدید ہو جاتا تھا کہ اس کے لیے وہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔